हेलो एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग जेईई एडवांस 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है, कैसे उससे डेटा निकाला जाता है, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन उस टाइप से करें ताकि आपको बिल्कुल फील आए अपने को किस टाइप से एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। बच्चों ये स्टैंडर्ड चीज रहा अपने को 1 मिलीमीटर का 0.1 सेंटीमीटर का रास्ता ही है अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन। ये पढ़ के मुझे दिमाग में ये आया, चलो ठीक है नॉर्मल सी बात है। आप चाहो तो ऑल्दो अपने को लिख सकते हो। मेन स्केल डिवीजन कितने का बोला है बच्चों, तो मेन स्केल डिवीजन आपको बोला गया है 0.1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे अपने नोटबुक पे रफ पेज पे जल्दी से ये लिख सकते थे 0.1 सेंटीमीटर। आगे 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये बात अपने को, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल अपने को स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स मेरे हाथ में है बच्चों, बिल्कुल एकदम इसी के लिए बात किया गया अपने को। स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा उसी के लिए बात हो रही है, राइट। अच्छा 10 अपने को वर्नियर स्केल डिवीजन क्या बोला गया, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का आ गया, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन आ गया। अच्छा एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 का था, तो ये रहा 9/10 इंटू 0.1 इतना सेंटीमीटर, दैट इज कितना, दैट इज 0.09 सेंटीमीटर ये रहा। अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए बच्चों लिस्ट काउंट क्या होती है, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए सर लिस्ट काउंट जो होता है ये ऐसे दिया जाता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट ओके। तो कितना आया बच्चों ये 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, 0.09 सेंटीमीटर दैट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये क्या रहा बच्चों आपका, ये लिस्ट काउंट इसका निकल गया 0.01 सेंटीमीटर। अभी देखो मुझे क्या करना है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शो द रीडिंग ऑफ द कैलिपर्स विथ नो गैप बिटवीन द जॉ। अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए एक बात और मुझे बता दीजिए, इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग जो ले रहे होते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, रीडिंग हम लोग बच्चों ये ले रहे होते हैं, ये फॉर्मूला रहा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये बात आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आप जेईई एडवांस के पेपर डिस्कशन देख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप ये जानते हो बिल्कुल ठीक। अब देखो यहाँ पे जीरो एरर निकालना होता है, सबसे पहला काम तो क्या, जीरो एरर। जब बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये आपको बताया गया है, देखो ये क्या होता है बच्चों, ये अपने को वर्नियर कैलिपर्स रहा, इसको हम लोग इस छोटे वाला जो स्केल है अपने को इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये ऊपर वाला जो ये है ये मेन स्केल। जब कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में नहीं रखते हैं, इन दोनों के बीच इसको देखो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं और यही इसी बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा होता है। जब कुछ नहीं रहे तब दोनों का जीरो क्या होना चाहिए था, मैच करना चाहिए एक्चुअली, राइट। बट अभी दोनों का जीरो मैच नहीं कर रहा था इसमें इस सवाल में, जब कुछ नहीं रखा हुआ था तभी अपने को ये क्या, ये थोड़ा सा इसका जो मेन स्केल का ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन बच्चों समझो ये थोड़ा सा ज्यादा घिस गया था अपने को, ज्यादा इसको अपने को ज्यादा मटेरियल यहाँ से हटा दिया गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वर्नियर स्केल का जो है थोड़ा सा उधर आगे निकल जा रहा है। यानी अभी ये स्टार्टिंग में ये क्या रीड कर रहा है, स्टार्टिंग में ये जीरो से भी कम रीड कर रहा है, निगेटिव रीड कर रहा है। ये कैसे, देखो क्या करते हैं हम लोग, बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग जीरो एरर निकालने का ये तरीका है, बिना ऑब्जेक्ट के जीरो एरर कैसे निकालेंगे, आपके लिए फॉर्मूला ये रहा सिंपल सा। आप क्या करना बच्चों, विदाउट ऑब्जेक्ट रीडिंग ले लेना है, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के इसकी रीडिंग जो भी आए वही आपके लिए क्या हो जाएगा, जीरो एरर। तो चलो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना बच्चों, देखो ये ऊपर वाला मेन स्केल था, ऊपर वाला मेन स्केल था, राइट। अच्छा मेन स्केल का यहाँ इसे जो अपने को जहां से वर्नियर शुरू हो रहा है, जहां से वर्नियर शुरू हो रहा है उसके लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है मेन स्केल का रीडिंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बच्चों, यहाँ जीरो की बात है ही नहीं मेन स्केल का। अगर लिखा होता तो क्या लिखा होता है बच्चों, अगर लिखा होता है यहाँ पे इधर अपने को, तब ये लिखा होता है क्या, ये अपने को मेन स्केल कितने का था 0.1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिखा रहता माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा रहता। जैसे यहाँ पे क्या 0.1 0.2 0.3 ऐसे अगर लेफ्ट साइड पीछे लिखा रहता तो क्या लिखा रहता बच्चों, माइनस 0.1। तो मेन स्केल रीडिंग क्या रखेंगे हम लोग, माइनस 0.1, ठीक। तो यहाँ पे चलो रखते हैं ये फॉर्मूला, विदाउट ऑब्जेक्ट में रीडिंग निकाल रहा हूं तो मेन स्केल रीडिंग रहा माइनस 0.1, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के किसी के साथ कॉन्साइड कर रहा हो। तो देखो वर्नियर स्केल का कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये 6th वाला जो है बच्चों ये अपने को मेन स्केल के साथ, मेन स्केल के साथ इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो रहा ये 6 रहा, तो ये 6 इंटू लिस्ट काउंट कितना, लिस्ट काउंट इज 0.01, राइट। तो देखो बच्चों ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ये क्या रहा बच्चों, जीरो एरर, जीरो एरर। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग निकालते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। रीडिंग
देखो आप ध्यान से दो। अब अपने को ऑब्जेक्ट के आने के बाद देखो क्या अपने को मेन स्केल का कहाँ है बच्चों, मेन स्केल का वो 3 के बाद देखो 3.1 के बाद मैंने क्या बोला अभी, वर्नियर स्केल के जहां से वर्नियर स्केल का स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट लेफ्ट में जो है वो मेन स्केल का रीडिंग होता है। तो वहां पे आप देख सकते हो क्लियरली वो क्या है बच्चों, उसके लिए मेन स्केल रीडिंग अभी क्या है, मेन स्केल रीडिंग कितना है बच्चों 3.1। अच्छा चलो वर्नियर स्केल का देखो कौन सा डिवीजन किसी मेन स्केल से मैच कर रहा है, तो पहला ही वर्नियर स्केल का, 0 के बाद मेन स्केल का, सॉरी वर्नियर स्केल का पहला है, 0 के बाद 1 जो है वो मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। तो वो अपने को वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ गया 1 इंटू लिस्ट काउंट कितना, तो 0.01 दैट विल बी 3.11 सेंटीमीटर, 3.11 सेंटीमीटर। अभी क्या आपने को उसकी ट्रू वैल्यू जो लिखनी होती है बच्चों, उसकी ट्रू वैल्यू एक्चुअल रीडिंग आपको बतानी है, तो ट्रू वैल्यू ये करना होता है। क्या करें हम लोग, तो जो भी बच्चों रीडिंग आया, रीडिंग में क्या करते हैं हम लोग, यही 0 एरर को हम लोग घटा देते हैं, रीडिंग माइनस 0 एरर रहेगा तो एरर को घटा देना है अपने को, एरर को नहीं रखना है, ठीक है। करेक्शन बच्चों कई बार पूछ लेता है 0 करेक्शन बताओ कितना, तो 0 करेक्शन नेगेटिव ऑफ 0 एरर होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए पूछता 0 करेक्शन कितना, तो क्या जवाब देता मैं क्या जवाब देता, इसका नेगेटिव ऑफ 0 एरर दैट इज 0.04, ठीक है। यानी उतना अपने को बेसिकली ऐड करने वाली बात होती है। 0 करेक्शन जोड़ा जाता है, एरर को हटाया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। चलो ये कितना रहा बच्चों 3.11 माइनस ऑफ -0.04 माइनस ऑफ -0.4, तो कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया 3.15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन सी बच्चों ये अपने को करेक्ट आंसर था। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल अपने को ये पढ़ा होगा उन बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा, उसका ये एक आसान सा ही सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर से आप मतलब कई बार पूछते ही रहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स हो स्क्रू गेज है, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आपने जरूर किया होगा, राइट। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, एन आइडियल गैस अंडरगोज ए 4 स्टेप साइकिल एज शोन इन पीवी डायग्राम बिलो। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस इन, बच्चों बोल रहे हैं किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, राइट। चलो देखो यहाँ पे क्या बच्चों प्रेशर वॉल्यूम का यहाँ पे हर एक प्रोसेस में विजिट करते हैं। चलो प्रोसेस 1 में देखो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम को देखो और यहाँ देखो अपने को, ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ये 1 प्रोसेस कौन सा है, प्रेशर कांस्टेंट रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, तो बच्चों पीवी का प्रोडक्ट क्या हुआ है, बढ़ गया अपने को। जैसे जैसे इधर जा रहा प्रेशर वही वॉल्यूम बढ़ गया, यानी पीवी का प्रोडक्ट बढ़ गया। पीवी का प्रोडक्ट बढ़ गया तो यहां से सोचो पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर पीवी का प्रोडक्ट बढ़ा है तो टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों, राइज कर गया है। तो टेम्परेचर राइज कर गया, इस प्रोसेस के लिए अगर मैं डेल्टा क्यू की अगर डेल्टा Q1 की बात करूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, तो ये लिखूंगा एनसीपी डेल्टा टी अपने को इस प्रोसेस के लिए। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है इसलिए ये चीज क्या आएगा बच्चों, 1 वाले प्रोसेस के लिए पॉजिटिव आएगा, राइट। अच्छा देखो प्रोसेस 2 के लिए, सेकंड वाले प्रोसेस के लिए, इस वाले प्रोसेस में क्या बच्चों पीवी का प्रोडक्ट क्या हुआ, जो भी वॉल्यूम था यहाँ पे वॉल्यूम तो वही रहा बट प्रेशर क्या हुआ, घट गया, यानी पीवी का प्रोडक्ट घट गया, यानी टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। इस प्रोसेस के लिए जो अपने कौन सा प्रोसेस रहा बच्चों, ये आइसोकोरिक के लिए अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, एनसीवी डेल्टा टी, ये लिखने को होता है इस प्रोसेस के लिए हीट। तो चूंकि ये डेल्टा टी जो है नेगेटिव है, चूंकि टेम्परेचर इस प्रोसेस में घटा है इसलिए ये क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या था बच्चों, तो ये था पॉजिटिव फर्स्ट में। ऐसे सिमिलरली आप ये देख सकते हो इसमें भी टेम्परेचर क्या है, प्रोसेस 3 में भी घटा है, यस प्रोसेस 4 में पीवी का प्रोडक्ट जो हुआ बढ़ गया है, यानी उस प्रोसेस में फिर से वो आइसोकोरिक प्रोसेस, और उस प्रोसेस में हीट क्या होगा बच्चों, डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा, यानी हीट डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब। यानी आपके लिए इसका आंसर कौन सा था बच्चों, एक प्रोसेस 1 था और दूसरा प्रोसेस 4 था अपने को। ये 1 और 4 ये दोनों प्रोसेस जो था बच्चों, इस प्रोसेस में हीट जो हुआ है गैस ने एब्जॉर्ब किया है, राइट। कौन सा ऑप्शन बच्चों आपके लिए जो करेक्ट आंसर था, इसके लिए क्या था, करेक्ट आंसर सी था। करेक्ट आंसर कौन सा था, सी था। बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स का बिल्कुल ही आसान सा सवाल ये रहा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने को 3 की तरफ हम लोग मूव करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अपने बच्चों सॉल्व करने वाला था, बट ओवरऑल पेपर 1 तो इजी था अपने को। पेपर 1 में कोई ऐसा टफनेस नहीं था फिजिक्स के पेपर में, तो ये क्वेश्चन 1 भी 3 भी जो है, क्वेश्चन 3 जो है बच्चों इसमें थोड़ा सा सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, बट है आसानी। चलो स्टेप वाइज चलते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर इसका 1.5 बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर चलो 20 सेंटीमीटर बोला है दोनों लेंस के लिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले इस लेंस के लिए हम लोग फोकल लेंथ लिखते हैं। 1/f इक्वल टू क्या होता है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। उस साइन के साथ हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। चलो n कितना बच्चों, 1.5 माइनस 1/r1। देखो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, इस साइड आएगा और इसके लिए इधर आएगा। तो ये r1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव। तो क्या लिखे हम लोग 1/20 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी, इस साइड आएगी नेगेटिव -20। तो ये कितना आ गया भैया, तो ये आ गया 0.5 और यहाँ से इंटू क्या आ जाएगा, ये 2/20 दैट इज अपने को कितना 1/20। ये चलो पहले वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ मैंने निकाला है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं सर f1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, f1 की वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर इस वाले लेंस के लिए, इसके लिए चलो मैंने निकाल लिया फोकल लेंथ। सिमिलरली आप इस लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालोगे, R1 और R2 दोनों क्या हो जाए, रखना पड़ जाएगा। दोनों यहाँ पे ये भी नेगेटिव रह जाएगा और यहाँ पे ये भी नेगेटिव। ये R1 की वैल्यू अपने को नेगेटिव और ये R2 पॉजिटिव, बट अपने को रखोगे तो नेगेटिव वैसे ही बन जाएगा। तो इसके लिए f2 की वैल्यू आ जाएगी आपको -20 सेंटीमीटर, राइट। अब ऐसे रखना -20। अब देखो क्या करते हैं, लेंस 1 के लिए मैं अपने को सॉल्व करता हूँ। लेंस 1 L1 के लिए बात करूं, L1 के लिए बच्चों u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू कितनी इस लेंस के लिए, तो यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, तो u का वैल्यू क्या रख दूं मैं, तो u का वैल्यू रख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। क्या प्लस या माइनस, तो -10 लेफ्ट साइड रहा, यहाँ -10। रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे रे इंसिडेंट होगा, तो रे के इंसिडेंट के अपोजिट मुझे मेजर करना होगा, तो नेगेटिव, राइट। फोकल लेंथ इसकी कितनी बच्चों, तो फोकल लेंथ इसकी सर ये 20 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से देखो क्या लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बिल्कुल आसान था बात अपने को लगाने के लिए आपके लिए। ये देखो कितना आएगा 1/v माइनस 1/u, तो -10 इक्वल टू 1/20, राइट। तो यहाँ से बच्चों 1/v की वैल्यू क्या हो जाए, देखो इधर प्लस माइनस प्लस हो जाता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/20 माइनस 1/10 दैट विल बी -1/20। तो यहाँ इसके लिए लेंस 1 के लिए जो बन गया बच्चों, लेंस 1 के लिए, चलो लेंस 1 के लिए लिखे हम लोग। तो यहाँ के लिए पहले वाले के लिए क्या v क्या बन गया, तो -20 सेंटीमीटर, -20। यानी इसका इमेज कहाँ बना होगा बच्चों, तो ये 10 सेंटीमीटर पे खुद ऑब्जेक्ट था, तो इसका इमेज -20 करने का मतलब ये रे अपने को इस टाइप से आपको पैरेलल था। ये इसका फोकल लेंथ कितना आया था, 20 सेंटीमीटर आया था फोकल लेंथ। यानी यहाँ पे इसको टारगेट करते हुए ऐसे जाना चाहता, ये इधर से ये अपने को इस टाइप से गुजरना चाहता, राइट। ये इसका पीछे अपने को एक्सटेंशन, यहाँ पे इसका इमेज पहला वाला इमेज कहाँ बना बच्चों, तो ये बना इसका पहला वाला फर्स्ट इमेज। अब जैसे इस पे जाके गिरा, तो यहाँ से फिर से अपने को यहाँ से अभी इस लेंस से अपने को इस लेंस का यूज हो जाएगा। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रहा बच्चों, तो ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके पास रे जो आ रहा है इस टाइप से यहाँ से चल के आ रहा है। तो यहाँ ये कितना डिस्टेंस आया अभी मुझे सॉल्व करके, v की वैल्यू क्या थी, तो v की वैल्यू -20 यानी इससे कितना 20 सेंटीमीटर। तो चलो अब लेंस L2 के लिए हम लोग सॉल्व करें। लेंस L2 के लिए बच्चों u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए u की वैल्यू कितनी, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से 20 और ये 10, कितना बच्चों ये 30 सेंटीमीटर, तो -30। चलो फोकल लेंथ इसकी कितनी, फोकल लेंथ इसकी -20 सेंटीमीटर, -20। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो ये हम लोग इससे क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका v निकाल देंगे। देखो v की वैल्यू कितनी आएगी, -1/30 इक्वल टू 1/-20 और आप सॉल्व करना, तो ये 1/v इक्वल, देखो उधर जाके क्या हो, ये भी माइनस हो जाएगा और ये -1/20 था ही, तो आ जाएगा -1/12, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये -12 सेंटीमीटर, -12। अभी देखो आपको पूछा है नेट मैग्निफिकेशन बताओ, तो बच्चों अगर दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों टाइम अपने को मैग्निफिकेशन जो आएगा वो m1 × m2 कर दिया करेंगे, ऐसे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। चलो पहले वाले लेंस के लिए क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहले वाले लेंस के लिए v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u। तो पहले वाले लेंस के लिए v कितना था बच्चों, तो v -20 था, u कितना था, -10 था। पहले वाले लेंस के लिए ये आप बेसिकली करना v1/u1 इंटू दूसरे वाले के लिए भी क्या करेंगे v2/u2। तो v1 कितना हुआ -20/-10, और चलो दूसरे वाले लेंस के टाइम पे v2 कितना बना -12, तो -12 डिवाइडेड बाय u कितना था इसके लिए, u था 30 सेंटीमीटर, -30 रख दो यहाँ पे -30। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 0.8। तो सीधा सीधा ये अपने को बच्चों आपका आंसर आ रहा था कौन सा, ऑप्शन बी। यस कैलकुलेशन था थोड़ा सा अपने को, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप कहीं पे मिस्टेक कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ए हैवी न्यूक्लियस Q ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट undergoes alpha decay with probability of 60%
and beta decay with probability of 40%. Initially, the number of Q nuclei is 1000. The number of alpha decay of Q in the first 1 hour is. बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, कुछ बच्चे अपने को इसको पैरेलल वाला समझ लिए थे, जो दो अपने को पैरेलल रिएक्शन रहा, राइट, और उसके हिसाब से फिर वो टी इफेक्टिव निकालने के लिए चले गए थे। एक्चुअल बच्चों टी इफेक्टिव ही डायरेक्ट आपको बोला है, इसमें बोला है ए हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट अंडरगोज, यानी ये इफेक्टिव हाफ लाइफ ही, सब बात को कैलकुलेशन करके फाइनली अपने को इफेक्टिव हाफ लाइफ ही है ये अपने को। अदरवाइज आप ऐसे जाके फिर टी इफेक्टिव निकाल के फिर सॉल्व करोगे, नहीं आएगा कोई ऑप्शन राइज। कुछ बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हुए थे अपने को, पैरेलल रिएक्शन में T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 ये टी इफेक्टिव हुआ करता था, तो उन्होंने ये सोच के अपने को गलत कुछ किया है कुछ बच्चों ने, राइट। बट मेजर बच्चे जो है अपने को सही किए हैं, उन्होंने क्या अपने को बिल्कुल सही सी बात अपने को, इसमें आपको क्या बच्चों टी हाफ दिया हुआ था, टी हाफ कितना इसका 20 मिनट 20 मिनट बच्चों इसका टी हाफ रहा। देखो आपको क्या बोला है, 1 घंटा में ना, 1 घंटा में कितना हाफ लाइफ हो गया बच्चों, 1 घंटा में हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की बात अगर करें हम लोग, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक। तो देखो इसकी नंबर क्या हो जाएगी, वो अभी 1000 से स्टार्ट, अगर एन नोट से स्टार्ट करता है तो 3 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाता है बच्चों, तो ये नंबर बचता है एन नोट अपॉन 2 टू द पावर 3, 1 हाफ लाइफ के बाद एन नोट अपॉन 2, 2 के बाद एन नोट अपॉन 2 का स्क्वायर, ये चीज रहता है, राइट, एन नोट बाय 8। ये कितना था बच्चों, तो देखो ये अपने को 1000 था, ये कितना 1000 बटे 8 अपने को इतना बच गया, इतना अभी भी अपने को न्यूक्लियस क्यू जो है बच्चों बचा हुआ है, तो कितना अपने को डिसइंटीग्रेट कर गया, तो डिसइंटीग्रेट जो कर गया वो उसकी नंबर क्या हो जाएगी, तो 1000 माइनस 1000 बाय 8, 1000 बाय 8, ये कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 7000 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा, राइट। या इसकी वैल्यू 125 है, सीधा घटा दो तो 875 हो जाएगा। अब 875 डिसइंटीग्रेट किया है, उसमें क्या है बच्चों 60% अपने को प्रोबेबिलिटी था वो अल्फा डीके अपने को होने का, अल्फा डीके। तो वही पूछ रहा था नंबर ऑफ अल्फा डीके अपने को, तो ये 875 का कितना बच्चों 60%, 875 का 60% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं बच्चों ये आता है 525, इतना आपको अल्फा डीके के थ्रू डीके हुआ है अपने को, क्यू का डीके इतना जो है 525 1 घंटा में इतना डीके अल्फा डीके के थ्रू हुआ है, राइट। तो ऑप्शन डी जो रहा बच्चों ये आपका क्या रहा, करेक्ट ऑप्शन डी आंसर था। ओके बच्चों चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। A projectile is thrown from point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical with a speed 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into 2 equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 second after splitting. The other part t second after the splitting falls on the ground at a distance x meter from the point of projection. From the point O, the acceleration due to gravity g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t और x की वैल्यू चाहिए। बच्चों देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ डेटा हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल विथ स्पीड 5√2। दिमाग में बिल्कुल बैठ गया अपने को, ये क्या रहा, ये 5√2 से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था 5√2 से, और ये 45 डिग्री पे। इवन आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, तो इधर अपने को 5√2 cos 45 5 मीटर पर सेकंड, और इधर वर्टिकल में कितना कंपोनेंट आएगा बच्चों, तो ये भी आएगा 5 मीटर पर सेकंड, नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है ये सर। आगे ऐसे ब्रेक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाओ। देखो इसका जो भी मास रहा वहां जाके चलो मास मान लेते हैं, इसका 2m रहा, बोल्ट क्या रहा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे आया और यहाँ आके 2 पार्ट में ये स्प्लिट कर गया अपने को, यानी अभी अपने को अगर ये मास 2m था तो इसका एक का मास m, दूसरे का भी क्या मास रहा बच्चों, दूसरे का भी मास m रहा। अच्छा ये हाईएस्ट, इसकी हाइट क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट की अपने को, ये अपने को h कितना आता है बच्चों, h ये आता है सर uy² डिवाइडेड बाय 2g, uy² डिवाइडेड बाय 2g, uy कितना था 5, ये देखो क्या रहा बच्चों 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, यानी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1.25 मीटर, 25 बाय 20 1.25 मीटर आ गया, राइट। ओके यानी यहां से अब देखो क्या बोला था, यहाँ पे एक पार्ट जो है बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में ही चला है और वो कितने देर में 0.5 सेकंड में नीचे ग्राउंड पे आके गिर गया अपने को, राइट। यानी उससे मुझे ये निकालना था, चलो ये पार्ट अपने को एक कंसिडर करते हैं, एक पार्ट जो कि अभी कहाँ है, ये कितना हाइट पे ग्राउंड से, तो ग्राउंड से हाइट इसकी 1.25 मीटर था, 1.25 मीटर, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही चला है,
कि नहीं हो सकता है वर्टिकल में ये ऊपर u स्पीड से u1 स्पीड से किसी से ये अपने को चलना शुरू किया होगा, राइट, u1 स्पीड से मान लेता हूं। तो इसको यहाँ नीचे आने में कितना ग्राउंड पे आने में टाइम लग रहा है, तो ग्राउंड पे आने में सर इसको 0.5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ से s इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर लगाऊंगा, s इक्वल टू मेथड यही था बच्चों, ये ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर ये अपने को, और यहाँ पे u1 की वैल्यू मुझे निकल के आएगी, ये कितनी, चलो इसकी वैल्यू -1.25 e1 इंटू टी, टाइम की वैल्यू कितनी बच्चों 0.5 प्लस 1/2 ए कितना -10 इंटू टी स्क्वायर, और टी अपने को कितना, वो भी 0.5 का स्क्वायर अपने को, राइट। इससे आप सॉल्व करोगे ना तो यही वाली वैल्यू आपको इसके बराबर आ जाएगा। नहीं e1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी अपने को। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे अपने को, ये एक्चुअल अपने को रहा ऐसे सॉल्व करने का, बट ऑफ कोर्स मैं अपने को जानता हूँ इतना प्रैक्टिस से अपने को 1.25 एक सेकंड में 5 मीटर गिरता है, और अपने को 0.5 सेकंड में 1.25 मीटर। या आप यहाँ से सोचो, जस्ट ये चीज जरूर आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए था। अगर h हाइट से किसी को अगर रिलीज करते हो तो ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है, सर ये टाइम लगता है √2h/g, √2h/g। जरा इससे जरूर 1 सेकंड का था, वेरीफाई कर लेना। इसको सॉल्व करने से बजाय इसको वेरीफाई अपने को जरूर लोग करते हैं। तो इससे देखो ये क्या आ जाएगा, तो ये खुद ही 0.5 सेकंड आ रहा था। मीन्स बच्चों ये बात क्लियर थी, यहाँ पे ये वाली स्पीड अपने को कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली अपने को जो एक्सप्लोजन हुआ 2 पार्ट में बटा। तो एक पार्ट ये जो रहा, इसकी जो वेलोसिटी हो गई अपने को इस पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी अपने को 0 हो गई, सीधा सीधा यहाँ से ड्रॉप किया था, ये सीधा सीधा ड्रॉप किया था, राइट। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट जो होगा बच्चों, अब ये अपने को इसी पे अपने को पूरा भरोसा इसी पे रहा, इसी को मोमेंटम कंजर्वेशन करना होगा, मोमेंटम कंजर्व करना होगा। देखो जस्ट एक्सप्लोजन से पहले हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या रही होगी 5। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे एक्स डायरेक्शन में, ये अपने को कंजर्व रहेगा। तो जो इनिशियल रहा होगा वही अपने को एक्स डायरेक्शन में फाइनली भी रहेगा। एक्सप्लोजन से पहले वो क्या 2m, और हाईएस्ट पॉइंट पे कितने से चल रहा होगा, 5 से चल रहा होगा, इंटू 5 इक्वल टू बच्चों फाइनली देखो क्या रहा, m एक तो 0 हो गया, दूसरा वाला पे अपने को उसकी स्पीड चलो v डैश लिखते हैं, यहाँ से v डैश इक्वल टू आपको कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। यानी दूसरा वाला जो पार्टिकल था ये कितने से 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट हुआ, तो ये ऐसे करके नीचे जाके गिरेगा। तो ये कितना दूर जाके गिरता है, तो इसके लिए चलो रेंज r डैश लिखता हूँ। तो ये वाला बच्चों r डैश क्या बताना आप कितना, और r डैश से पहले इधर का टाइम बताना आप ये कितना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात हो गई, दूसरे वाले के लिए क्या होगी बच्चों, तो 1.25 मीटर से बेसिकली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए आप कितने से 10 मीटर पर सेकंड से। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इसके लिए बच्चों, तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है t इक्वल टू √2h/g, √2h/g, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है निकल के, वही 2 × 1.25/10 रखोगे तो ये आ जाएगा कितना 0.5 सेकंड आ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा बाद में दूसरा वाला कितने देर में गिर जाएगा, 0.5 सेकंड में ही गिरेगा। अच्छा, कितना दूर गिरेगा, तो ये r डैश की वैल्यू देखो कैसे, तो इसकी स्पीड 10 थी एक्स डायरेक्शन में, तो ये 10 × 0.5, तो ये कितना रहा बच्चों, तो ये रहा 5 मीटर। अच्छा 5 मीटर, लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको ये पूछा है कंप्लीट यहाँ से यहाँ ये x ये पूछा है, पॉइंट O से पूछा है वो डिस्टेंस कहाँ जाके गिरेगा। ये इधर तो मुझे मिल गया, इधर तो कितना है बच्चों, ये 5 मीटर आया है, ये वाला कितना है 5 मीटर। अब ये वाला पार्ट देखो निकालना है, यहाँ तक तो क्या सिंपल प्रोजेक्टाइल हो रहा था, तो रेंज बाई 2 अपने को ये निकाल दूंगा मैं। रेंज बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, h जैसे ये निकाला हूं वैसे रेंज बाई 2 अपने को, रेंज की वैल्यू क्या होती है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, दिस इज रेंज, बाई 2 करना है बाई 2 कर दो। यहां से देखो क्या ये रहा u 5√2 था, इसका स्क्वायर sin 2 × 45 sin 91 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 × 10, ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर ये आ गया। अभी जो x पूछा था कंप्लीट आपको, तो ये r डैश प्लस r/2, तेरा r डैश प्लस r/2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो r डैश की वैल्यू कितनी 5, और वो कितना बच्चों 2.5, तो जो कि आ जाएगा 7.5 मीटर। ओके, यानी आपके लिए आंसर जो था बच्चों, टाइम का आंसर था 0.5 सेकेंड, और ये x की जो वैल्यू थी 7.5 मीटर, राइट। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड और मैं अपने को एक बात बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे u1 की वैल्यू अगर कुछ और आ जाती, 0 नहीं आती, ऐसे करके सॉल्व करते हम लोग, u1 की वैल्यू 0 नहीं आके कुछ और आ जाती, तब तो क्या करना होता है बच्चों, जैसे ये ऊपर गया तो फिर y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन का मुझे अपने को हिसाब रखना पड़ता है। अभी तो क्या दोनों में से y कोई भी नहीं चला, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ था। अगर y में कुछ स्पीड आ जाती फिर अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड नीचे y में बन जाती, अगर इसके ऊपर बनती तो इसके नीचे, अगर इसकी नीचे बनती तो इसके ऊपर बनती, फिर वो भी मुझे कंसिडर करना होता, फिर अपने को थोड़ा सा और अपने को कैलकुलेशन बढ़ जाता। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 और 8. In the circuit shown below, the switch S is connected to position P for a long time. Show that charge on the capacitor becomes Q1 microcoulomb. S is switched to position Q after a long time. The charge on capacitor Q2. बच्चों चलिए हम लोग कनेक्ट कर ही देते हैं इधर अपने को. ये बोला पहले P की तरफ कनेक्टेड रहा, चलो P की तरफ मैंने कनेक्ट कर दिया. ठीक, अभी देखो क्या आएगा बच्चों, करंट फाइनली जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, ये रास्ता तो ब्लॉक, ये रास्ता तो पहले से ही नहीं है अपने को, ये रास्ता तो कनेक्टेड है ही नहीं, इसमें तो कोई करंट नहीं. ये रास्ता भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद ब्लॉक हो जाता है. लेकिन अभी जो करंट चलेगा, करंट कैसे चलेगा, करंट बच्चों सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से ऐसे चलेगा, ये करंट चलेगा. इसमें कितना करंट आएगा, तो देखो ये करंट में लिखता हूँ ये, तो देखो ये 2 वोल्ट बैटरी इसे चलाना चाह रहा है और इसका प्लस इधर है, बेसिकली ये अपोज कर रहा है इसको. यानी नेट ईएमएफ कितना आ गया, 2 - 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 + 1, 2 + 1 कितना आ गया बच्चों, तो 1/3 एम्पियर का करंट आ गया. तो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसके टर्मिनल E - I आती है, यानी 2 - 2I. यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस बनेगा वो बनेगा 2 - 2I. तो 2 - 2I बोले बच्चों, तो ये कितना आ गए 2 - 2/3, 2 - 2/3, 2 × 1/3, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये 4/3 वोल्ट बनेगा, 4/3 वोल्ट. यानी कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4/3 वोल्ट. तो चार्ज ऑन कैपेसिटर अभी कितना बच्चों, अगर ये पहले बारे में Q1 था तो इसको चलो V1 लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, Q = CV1, राइट. तो इतना चार्ज आएगा, इधर प्लस इधर माइनस, इतना चार्ज कितना CV1. तो C की वैल्यू क्या थी 1 माइक्रोफैराड, तो 1 × 4/3 इतना माइक्रोकुलम, दैट इज कितना बच्चों 1.33 माइक्रोकुलम, राइट. अच्छा अब देखो फिर क्या बोला, अब बोला है स्विच ऐसे शिफ्टेड टू पोजीशन Q अपने को, राइट. ये बात समझ में आ गई. अब देखो मैं क्या करता हूँ, इधर से अपने को हटा के, अब अगर ऐसे इधर कनेक्टेड रहता इस साइड अपने को इधर, अब देखो करंट क्या, ये वाला बैटरी अपने को सर्किट से बाहर हो गया. अब करंट क्या होता है, करंट इस टाइप से ऐसे यहाँ पे चलता है. सेकंड वाले केस में करंट क्या बनता बच्चों, चलो I' में लिख दे रहा हूँ, I1 I2 I' लिख दे रहा हूँ, कितना बनता, अब सिर्फ बैटरी एक ही है 2 वोल्ट का. फाइनली फुल्ली चार्ज होने के बाद फिर से अपने को ये रास्ता ब्लॉक और ये अभी सर्किट से बाहर हो गया ये वाला रास्ता. तो करंट अभी कितना बनता है, करंट बनता है ये 2 डिवाइडेड बाय कितना 2 + 1, 2 + 1 कितना बन गया बच्चों 2/3 एम्पियर. अभी देखो इस 1 ओम के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस वही इस कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, चलो V2 लिखता हूं, तो ये अपने को IR इसके लिए लिख दो, तो ये कितना 1 × अपने को 2/3 × 1, 2/3 × 1, ये कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट. इस केस में जो चार्ज आएगा इस पे Q2 क्या लिखे हम लोग, तो Q = CV2 लिख दो. तो CV2 कितना बच्चों, तो 1 × ये रहा 2/3, तो कितना बन जाएगा 0.67 माइक्रोकुलम, राइट. ये माइक्रोकुलम था. यानी इसका आंसर जो बच्चों Q1 और Q2 की वैल्यू आपसे पूछा था, तो एक Q1 की वैल्यू 1.33 माइक्रोकुलम और दूसरा 0.67 माइक्रोकुलम, दैट वाज योर करेक्ट आंसर. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ हम लोग अगर बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, चलो 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. 9 और 10 क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस -Q and Q/√3 are placed in XY plane at origin 0, 0 and 0.2, 0 respectively as shown in figure. This results in an equipotential circle of radius r and potential V = 0 in the XY plane. बच्चों XY plane की बात किया है, राइट. With its center at B, 0. All the lengths are measured in meter. बच्चों कुल मिला के इसमें देखो अगर सही से पढ़ो ना अपने को क्वेश्चन, तो बेसिकली ये बोला है 2 चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे कितना -Q और दूसरा चार्ज बच्चों कहाँ यहाँ पे Q/√3. इसका कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बता दिया क्या है 2, 0. पहला लाइन का यही मतलब था. इतना बड़ा क्वेश्चन अगर बड़ा लिखा है आराम से पार्ट वाइज करके पढ़ो. पहला लाइन का सिर्फ इतना मतलब था, मैंने जो कि डायग्राम पे लिख दिया. अब क्या बोल रहा, दिस रिजल्ट इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस r एंड पोटेंशियल V = 0. बच्चों ये जो अपने को देखो किसी भी जनरल पॉइंट P पे अपने को जिसका कि कोऑर्डिनेट्स x, y लिखता हूं मैं, इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल बताइए क्या आएगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल ये होता है बच्चों KQ/R. इस चार्ज की वजह से क्या बनता है, ये बनता है K - Q डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है वो √RX² + y² होता है. कोई दिक्कत नहीं सर. अच्छा इस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इस चार्ज की वजह से ये होता है KQ/√3 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना बनता है बच्चों, ये देखो x - 2 का स्क्वायर
प्लस ये y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, और इस पोटेंशियल क्या बोला है आपको 0, बस इसको 0 करा के मैं सॉल्व करूंगा और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेट करा लो, ये क्या आएगा के क्यू अपने को डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या, तो के क्यू डिवाइडेड बाय देखो ये रूट 3 और अंडर रूट ये क्या बच्चों, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये देखो के क्यू कट जाएगा ना, तब स्क्वायर करा देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, ये देखो क्या बनेगा 3 टाइम्स एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या बनता है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है। इस टाइम को इधर ले आओ तो देखो यहाँ से क्या, ये 3 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आता है बच्चों, तो माइनस 4x आता है और प्लस 4 आता है, और इधर अपने को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या बनेगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घटा दो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, राइट, माइनस अपने को कितना बच्चों ये, तो माइनस देखो ये और 12x हो जाता और प्लस कितना प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको 2 कॉमन ले लो और उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6x प्लस क्या बच्चों प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और इधर क्या प्लस अपने को 6 आएगा प्लस 6, 2 कॉमन ले चुके हम लोग, तो ये इतना इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, जरा बताइएगा, देखो x माइनस 3 का स्क्वायर अगर करा दो, x माइनस 3 का स्क्वायर, तो इधर मैं 9 कंसीडर कर चुका हूं, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर इस साइड क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो क्लियरली ये किसका इक्वेशन बना है बच्चों, सर्कल का इक्वेशन बना है, जिसका सेंटर कहां पे, तो जिसका सेंटर सर ये 3,0 पे अपने को, तो इसके लिए सेंटर का जो पोजीशन रहा वो कितना बच्चों, 3,0 और रेडियस कितना बच्चों, तो रेडियस रहा रूट 3 का स्क्वायर है, तो रूट 3 रहा रेडियस इसका, ठीक। यानी एक तो वैल्यू पूछा था रेडियस की वैल्यू कितनी रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, तो ऑफकोर्स 2 डिजिट तक 1.73, ठीक है 1.73। अच्छा दूसरा क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ बी, यानी उसका जो सेंटर बोला था आपको b,0, यहाँ कितना आया 3,0, तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो b की वैल्यू आ गई 3 आ गई, राइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 3 की तरफ अगर हम लोग चले बच्चों, सेक्शन 3 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, बच्चों ये अब अपने को इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर था, तो मल्टीपल करेक्ट जहां भी होता है उसमें आपको क्या होता है, थोड़ी समझदारी से आप जो भी आंसर टिक की अपने को टिक करे वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ये गारंटी है, तभी टिक करिए, नहीं तो एक्स्ट्रा टिक करने के चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आप जो भी सही किए भी, अगर मान लो 3 ऑप्शन करेक्ट था उसमें से आपने 3 एक गलत वाला चुन के लगा दिया, तो 2 जो आपने सही सोच के लगाया उसका भी टाइम आपका चला गया एग्जाम का अपने को इंपॉर्टेंट टाइम, तो वो आपको नेगेटिव में लेके जाएगा, राइट। 3 आपका सॉल्व कराया अपने को पानी फेर देगा, इसके लिए बिल्कुल मल्टीपल करेक्ट जहां भी हो तो उसमें बिल्कुल अपने को समझदारी से बिल्कुल टाइम लेके आप आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व किया करें, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied at the center of mass of cylindrical object of mass m and radius r perpendicular to axis as shown. The coefficient of friction between the object and ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. बच्चों इसका एक्सलेशन क्या बोला है, एक्सलेशन बोला है, चलो सेंटर ऑफ मास का a एक्सलेशन रहा मान लिए। अच्छा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिल्कुल बच्चों सिंपल सा बात बोला है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे फोर्स F लगाए हैं, ग्राउंड अपने को रफ है तो ग्राउंड रफ तो रहना ही पड़ेगा इसको, और यहाँ पे क्या है बच्चों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू, अपने को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन्होंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बोला, और ये प्योर रोलिंग स्टार्ट किया, इतनी बात अपने को क्वेश्चन में यही बात पूरा इन्होंने बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो पहले आप बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के समझ ले अपने को जे एडवांस की प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, और एक एक पॉइंट उसका जरूर पढ़े अपने को, एक एक वर्ड पढ़े अपने को, क्योंकि वर्ड अपने को थोड़ा सा गलत पढ़ने से पूरा बदल जाएगा अपने को, ठीक है। चलो ऑप्शन ए देखो क्या बोला है, फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। बच्चों बोल रहा है ये आपको ये डिपेंड नहीं करेगा सिलेंडर हॉलो है या अपने को सॉलिड है, इस पे ए डिपेंड नहीं करेगा। देखो कैसे बच्चों, यहाँ से क्या आएगा फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन का जो भी डायरेक्शन आप मानना चाहो, चलो मैं पीछे ही दिखाता हूँ, आगे भी मान सकते हैं। ऑफकोर्स ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन चूंकि रोल्स विदाउट स्लिपिंग अपने को हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। मैं इसी पॉइंट के अबाउट क्या करता हूँ बच्चों, टॉर्क कंसिडर करता हूँ इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका तो कोई टॉर्क नहीं, यहाँ पे और क्या नॉर्मल ऊपर की तरफ लेगा, नीचे अपने को mg लेगा, वो सब किसी का टॉर्क नहीं आएगा, डायरेक्ट मुझे किसका सिर्फ टॉर्क आएगा, सिर्फ इसका टॉर्क आएगा। तो टॉर्क इसी एक्सिस के अबाउट, चलो इस पॉइंट ए के अबाउट अगर टॉर्क लिखे तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इंटू आर, जो कि इसके अबाउट आई ए इंटू अल्फा लिखूंगा,
आई ए उसके अबाउट कितना बच्चों, तो अब देखो अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा ऑफकोर्स, सीधी सी बात रही। अब जैसे हॉलो सिलेंडर के लिए ये मतलब सीधी बात गलत बात थी अपने को, ये अगर यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को चूंकि अलग अलग, जैसे हॉलो सिलेंडर के लिए क्या लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर के लिए आता है ये 2mr², इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट mr², इसके अबाउट प्लस अपने को m इंटू r², तो 2mr² इंटू अल्फा, ये क्या लिखते हैं कब के लिए, तो जब हॉलो सिलेंडर आता है तब के लिए लिखते हैं हम लोग। अगर बच्चों ये इसी को हम लोग ये लिखते हैं mr²/2 प्लस mr² यानी 3/2 mr² लिखते हैं, ये 3/2 mr² इंटू अल्फा, जब ये सॉलिड सिलेंडर रहता है तब के लिए, जो सॉलिड सिलेंडर SC से सॉलिड सिलेंडर, HC अपने को हॉलो सिलेंडर के लिए लिखा हूं, यानी यही बात, ये F इंटू आर अपने को, और ये यहाँ भी F इंटू आर को ही हम लोग ये अपने को ऐसे लिखते, तो यहाँ से अल्फा क्या होता है डिफरेंट आता है, अल्फा दोनों जगह से डिफरेंट, और एक्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो r इंटू अल्फा अपने को, जब अल्फा दोनों का डिफरेंट, एक्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे बराबर आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन क्या था, सीधा गलत था, तो इसको हटा देते हैं ऑप्शन ए को। चलो ऑप्शन बी, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 μg, ठीक निकालते हैं हम लोग। देखो सॉलिड सिलेंडर ये वाला बात रहा, चलो अब इस पे हम लोग काम कर ले, तो इसे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगा ये, तो इसको इधर करो, देखो एक आर कट जाएगा और ये क्या आएगा 2f डिवाइडेड बाय 3mr, अपने को एक आर कट चुका है, 2f डिवाइडेड बाय 3mr, ये क्या रहा बच्चों अल्फा रहा। इससे मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है इस केस में, r इंटू अल्फा, जो कि क्या होता है बच्चों, ये होता है 2f डिवाइडेड बाई 3m आता है, ये अपने को 2f डिवाइडेड बाई 3m, ठीक। अच्छा अभी देखो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं अपने को, ट्रांसलेशनल इक्वेशन अब लिखो, आगे की तरफ F फोर्स रहा, पीछे फ्रिक्शन रहा, F माइनस F इक्वल टू ma, तो m इंटू a कितना macm, ये देखो m इंटू ये क्या लिखता हूं मैं 2f डिवाइडेड बाई 3m, ये क्या आता है बच्चों, ये देखो m से m कट जाता है 2f/3 आता, यानी यहाँ से स्मॉल f की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी आ रही है f माइनस 2f/3, जो कि क्या आता है बच्चों 2f/3 हो जाता है, ये अपनी सिंपल था f/3। अभी ये f अपने को फ्रिक्शन स्टैटिक वाला है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, μs इंटू n हो सकती है, म्यू इंटू n हो सकती है, राइट। अच्छा तो म्यू इंटू n कितना आएगा, सिंपल सी बात है mg आएगा ये, यानी f/3 की जो वैल्यू रही वो कितनी बच्चों, तो लेस देन ये क्या हो गया म्यू mg, यानी f की जो वैल्यू रही बच्चों प्योर रोलिंग कराने के लिए कितना ये, तो लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों 3 म्यू mg, ये रहा, ठीक। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, तो ये अपने को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये था 2f/3m, यहाँ पे रख दो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये भी अपने को क्या हो जाएगा ऐसे ही लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये, तो f की जगह ये रखूंगा 2 इंटू 3 म्यू mg डिवाइडेड बाई 3m, तो ये क्या बन गया, ये एक्सेलरेशन शुड लेस देन इक्वल टू 2 म्यू g अपने को 2 म्यू इंटू जी, तो ये बच्चों सॉलिड सिलेंडर अगर आता है तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होती है ये 2 म्यू जी से कम या 2 म्यू जी अपने को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, ठीक। चलो आगे बढ़े हम लोग, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया बच्चों करेक्ट। ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू mg, नो दैट्स रॉन्ग अपने को। जैसे अभी देखो क्या लगा बच्चों फ्रिक्शन अपने को, अभी फ्रिक्शन देखो ये f/3 अपने को स्टैटिक है, तो कुछ भी यहाँ ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ये है इसकी म्यू mg पीक वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज अपने को, जरूरी नहीं है उतना लगे अपने को, उससे कम कुछ भी हो सकता है, राइट ओके। अच्छा डी में फॉर ए थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर a इक्वल टू f/2m, देखो इसके लिए हॉलो सिलेंडर की बात कर दिया, इस ये वाला इक्वेशन अपने काम का है, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू क्या आती भैया बताओ ना यहाँ से, तो देखो क्या होता है सर ये f/2mr आ जाता है, f/2mr कोई दिक्कत नहीं ना सर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता r अल्फा अपने को r अल्फा, तो ये क्या हो जाता f/2m बन जाता है, यानी हॉलो सिलेंडर वाले केस में ये एक्सेलरेशन कितना f/2m, तो ये बात अपने को करेक्ट था। यानी फाइनली कौन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया बच्चों, ऑप्शन बी अपने को करेक्ट था और दूसरा ऑप्शन कौन सा बी एंड डी अपने को, दैट्स द राइट ऑप्शन अपने को, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव indices n1 and n2 is placed in air as shown in figure. A ray of light is incident from medium n1 at an angle theta where sin theta is slightly larger than 1 by n1. Take refractive index of air to be 1. Which of the following statement is are correct? तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो सिंपल सा ये इन्होंने बताया है, एक स्लैब इस टाइप से रहा, स्लैब ये इस टाइप से स्लैब रहा इधर, ठीक है, इधर एयर था, ये सब पैरेलल है, लाइन से बिल्कुल पैरेलल है, ये
इधर क्या बच्चों, इधर n1 रहा, इधर n2 रहा, और देखो यहाँ पर से ये अपने को ऐसे करके ये इंसिडेंट हुआ है, ये थीटा रहा। अब यहाँ इन्होंने खुद ही बोल दिया है ये साइन थीटा जो है ना ये ग्रेटर देन अपने को क्या है बच्चों, देखो ये क्या बोला, साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1, तो ये 1/n1 से अपने को ग्रेटर है, ठीक। अच्छा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आप जानते होंगे, क्रिटिकल एंगल साइन सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/n रिलेटिव होता है, 1/n रिलेटिव। तो ये बात, इतनी बात अगर ये ग्रेटर हो गया ना, इसका मतलब ये एंगल थीटा क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। ये बराबर होता, यहाँ पे अगर इस सरफेस से यहाँ से एयर में आपने लगाओगे डायरेक्ट पैरेलल स्लैब में कहीं से कहीं हम लोग लगा सकते हैं। तो ये चूंकि जब ग्रेटर है तो यहाँ पे आके फाइनली ये इसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना तय बात हो गया, आना ही अपने को क्रिटिकल एंगल से। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, बीच में जो मिडिल वाला आएगा तो वो टर्म कौन सा अपने को, ये देखो यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग, ये ना n1 साइन थीटा इक्वल टू, मान लो इधर r रहता है तो ये क्या लिखते हैं उधर n2 इंटू साइन r इक्वल टू, यहाँ पर ये अगर r रहा तो ये भी क्या रहा, r रहा, और इधर फिर अपने को ये e जो मानने जा रहे हैं हम लोग, तो देखो क्या लिखते हैं वहां पे, तो वहां पे वो n2 इंटू साइन r इक्वल टू 1 इंटू साइन e, बट ये हो ही नहीं पाता इसके बराबर, चूंकि ये क्या बोला है साइन थीटा ग्रेटर है 1/n1 से, तो ये अपने को क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1 अपने को, तो ये वाला वैल्यू कभी हो ही नहीं पाएगा। यानी अपने को तय बात रही बच्चों, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अपने को रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हो, और ये वाला बात जो हो गया था, ये थीटा जो था, ये थीटा क्या था, ग्रेटर था अपने को क्रिटिकल एंगल से, थीटा जो था एयर और अपने को n1 के अपने को सरफेस अगर रहा था तो उसके लिए ग्रेटर था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जाके अपने को फाइनली रिफ्लेक्ट होना तय बात रहा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ये बात जिन्होंने अपने को प्रैक्टिस किया है तो उनको मालूम है बिल्कुल, ये आप कहीं से कहीं डायरेक्ट लगा सकते हो, तो यहाँ से यहाँ हम लोग एयर पे डायरेक्ट यहाँ से लगाते हैं, इससे मुझे ये चीज सीधा समझ में आ गया था, वहां से रिफ्लेक्ट होके आना ही आना, लौट नहीं है। हो सकता है जरूरत अपने को यहीं से लौट आए, वो अपने अलग बात, बट अपने को वहां से तो तय बात रही, ठीक। देखो ऑप्शन में क्या बोला, द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इक्वल टू n1, नो, कभी नहीं हो ही नहीं सकता बच्चों, ये उसमें एंटर कर ही नहीं सकता कभी, ठीक है। चलो आगे क्या बोला, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 ग्रेटर देन n2 लेस देन n2 इक्वल टू n1। बच्चों किसी भी कंडीशन में उसको अपने को आना ही आना है। तीन ऑप्शन बी सी डी जो था वो ऑप्शन क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन बी सी डी ये करेक्ट था। बस सिर्फ इतनी सी बात जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने देखा और वो समझ गए यहाँ से अपने को रिफ्लेक्ट होना ही होना है। तीन ऑप्शन बी सी डी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। चलिए राइट, उसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा वही लैंग्वेज बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से ध्यान से बच्चों पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और उससे फिर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट इन द xy प्लेन एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू -l y इक्वल टू -h। बच्चों सीधा सीधा आप डायग्राम अपने को हाथ में ही रखें, कलम नोटबुक, सीधा क्वेश्चन पर डायग्राम बना ले। x इक्वल टू कहाँ पे बच्चों, -l पे, तो -l यहाँ कहीं आएगा, ये वाला लाइन -l, और y -h यानी ये वाला पॉइंट बोल रहा है आपको -l, -h यहाँ पे था ये। अब देखो क्या बोला है, l इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है बच्चों डायरेक्ट आपको नंबर दे रहा है -10 मीटर और ये अपने को -1 मीटर, ये वाला 10 मीटर रहा और ये वाला कितना 1 मीटर था। दैट्स इट। द पार्टिकल इज एक्सलेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0 विथ कांस्टेंट एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसका एक्सलेशन इस डायरेक्शन में a रहा जो कि a कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स इसका फोर्स कितना रहेगा बच्चों ma, फोर्स m है x डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स F हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, तो m कितना था 0.2 इंटू 10 क्या रहा 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का बच्चों इस पे क्या रहा फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन का। आगे हम लोग देखें, इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन SI यूनिट्स, और अपने को एल एंड टॉर्क अपने को बता रखा है, ये टाउ लिखना है, आई जे के अपने को स्टैंडर्ड चेंज बच्चों बोला है, उस लाइन से कोई खास मतलब नहीं रहा। चलिए आगे द ऑप्शन चलते हैं हम लोग। द पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट x इक्वल टू l y इक्वल टू -h एट टाइम t इक्वल टू सेकेंड। बच्चों ये देखो 10 मीटर था ये x इक्वल टू l, इधर x इक्वल टू l पे आने में यहाँ पे पहुंचने में ये कितना डिस्टेंस टोटल चलेगा, 10 मीटर ये 10 मीटर ये 20 मीटर, तो डिस्टेंस इसका 20 मीटर, एस इक्वल टू क्या हाफ टी स्क्वायर से टाइम नहीं निकाल लेंगे हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये 20 इक्वल टू 1/2 इंटू ए कितना 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आपको आ गया निकल के बिल्कुल 2 सेकेंड अपने को।
तो 2 सेकंड पे बिल्कुल वहां पे बच्चों ये पहुंच जाएगा, राइट, सही बात था ये। चलो आगे, टॉर्क इक्वल टू 2 k कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट x इक्वल टू l एंड y इक्वल टू -h। बोल रहा है बच्चों जब यहाँ इसको पास कर रहा होगा उस टाइम भी क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला, फोर्स तो वही लग रहा था ये, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू, इतना टॉर्क भी, टॉर्क की वैल्यू कितनी बच्चों, r क्रॉस f। देखो ये r अपने को ये रहा, बट इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। तो अभी उस मोमेंट पे भी इसका जो टॉर्क रहेगा r क्रॉस f, ये वाला वेक्टर r रहा इसके लिए, r क्रॉस f की बाहर k कैप नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1 इंटू f अपने को हो जाएगा। तो 1 इंटू f, डायरेक्शन किधर बच्चों, k कैप। तो देखो f की 1 तो 1 रहा और f कितना बच्चों, तो ये 2, तो कितना आ गया, 2 k कैप आ गया। सही बात था ये बच्चों, 2 k कैप अपने को टॉर्क रहेगा। अच्छा एंगुलर मोमेंटम बोला है यहाँ पे कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम के लिए भी क्या बच्चों, तो ये अपने को r का परपेंडिकुलर यही वाला इनटू यहाँ पे क्या इसकी मोमेंटम r क्रॉस p होता है, ये r क्रॉस p, तो ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1 ही रहेगा इनटू यहाँ पे कितना बच्चों ये, तो यहाँ पे m भी, इसका m भी, डायरेक्शन तो वही बन जाएगा k कैप, डायरेक्शन तो वही बन जाएगा k कैप, ठीक है। अच्छा 1 m तो कितना 0.2 और वेलोसिटी कितना 80, वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस 80, u 0 था, a कितना 10 रहा और टाइम कितना लगा बच्चों 2 सेकेंड। तो 80 अपने को, तो ये 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 4 k कैप। ये बात भी एंगुलर मोमेंटम के लिए सही बैठा, ऑप्शन सी भी। चलो ऑप्शन डी, टॉर्क इक्वल टू k कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -h। यानी जब यहां से पास कर रहा है तब नहीं, फोर्स हमेशा कांस्टेंट लग रहा है, इतना ही टॉर्क आएगा अपने को, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 और इनटू अपने को ये फोर्स जो बनेगा ये 2 अपने को वही बनता है 2 k कैप। ये ऑप्शन जो रहा गलत, यानी ओवरऑल कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहा, तो ऑप्शन फाइनली बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो था दैट वाज द राइट ऑप्शन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बोर्ड्स मॉडल से, बिल्कुल आसान सा अपने को, आसान से तो नहीं बोलूंगा, जे एडवांस का और सही क्वेश्चन है अपने को, बोल सकते हो सही है, मतलब उतना आसान भी नहीं है बट ठीक है अपने को। जिन बच्चों को मैं फॉर्मूला वगैरह याद करवाता हूँ अगर वो याद रखते हैं तो बिल्कुल एक लाइन में अपने को बनाते हुए आगे निकल सकते हैं, अदरवाइज बाकी बच्चों को कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। चलो यहाँ देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहला क्या बोला है, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। अपने को बच्चों बामर सीरीज में बोला है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। देखो वेवलेंथ अपने को याद है आपको क्या, 1/λ इक्वल टू, सर ये फॉर्मूला होता है r 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टेस्ट बच्चों अपने को वेवलेंथ कब आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब एनर्जी मिनिमम आएगा। अच्छा बामर सीरीज के लिए अपने को, बामर सीरीज L साइलेंट होता है बच्चों, ये बामर सीरीज के लिए n फाइनल कितनी, n फाइनल की वैल्यू 2 होती है, n फाइनल कितनी, n फाइनल की वैल्यू 2, ठीक। तो जब 3 से 2 आएगा, 3 से 2 जस्ट अपने को एक ये देखो, ये n इक्वल टू 1 डा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। तो जब ये 3 से 2 ऐसे अपने को लास्ट लाइन क्या, n अपने को इन्फिनिटी रहा ये, तो देखो 3 से 2 आएगा तो इसकी एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, और यहाँ से अगर इन्फिनिटी से 2 पे आएगा तो सबसे बड़ी एनर्जी डिफरेंस, सबसे बड़ी एनर्जी डिफरेंस उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम, और सबसे छोटी एनर्जी डिफरेंस इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम अपने को है, क्योंकि एनर्जी इक्वल डेल्टा इक्वल टू एच टी बाई लैम्डा, अपने को जितना एनर्जी ज्यादा उतना लैम्डा कम, राइट। तो देखो यहाँ पे 1/λ मिनिमम वाला पहले हम लोग लिख ले रहे हैं, तो लैम्डा मिनिमम किसके करस्पॉन्डिंग बच्चों, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इन्फिनिटी से कहाँ पे 2 पे आना है, तो यहाँ पे लिखो देखो ये क्या, और 1/n फाइनल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर फाइनल। अच्छा इनिशियल कितना, तो 1/∞ का स्क्वायर, ये खत्म करो कहानी, ये कितना बन गया बच्चों, तो r/4 बन गया, ठीक। अच्छा देखो ये 1/λ मैक्सिमम, 1/λ मैक्सिमम, ये कितना r, लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या 3 से 2 बामर सीरीज में, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ से देखो 9 - 4 तो 5/36 बन जाएगा ये, तो 5/5 r/36, 5r/36 दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन मिल जाएगा, और वहां से क्या आएगा बच्चों 36/5 इंटू 4 अपने को आ जाएगा, राइट। तो जो कि कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो और कितना आएगा 9/5, तो 9/5 बच्चों, ये लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन जो रहा वो कितना रहा 9/5, राइट। ओके तो ये वाला ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों, तो ऑप्शन ए तो हो गया इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए तो करेक्ट था। अब चलो आगे वाला ऑप्शन देखें हम लोग, आगे वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में क्या बोला है बच्चों, ऑप्शन बी में बोला है देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बामर एंड पास्टन सीरीज।
बच्चों पहले बामर और पास्टन तो समझो क्या है। तो देखो अगर फाइनली अपने को बच्चों अगर एन फाइनल की वैल्यू अगर अपने को 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज बोलते हैं। बामर सीरीज अपने को ऊपर कहीं से भी जंप होकर यहाँ पे आएगा। और एन फाइनल लाइमन बामर पास्टन। तीसरा अगर फाइनल 3 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, पास्टन सीरीज बोलते हैं अपने को। इसके लिए हम लोग पास्टन सीरीज। देखो इसका एक काम करते हैं हम लोग, बामर सीरीज का सबसे कम वाला अपने को जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो देखते हैं कितना। बामर सीरीज में सर सबसे कम एनर्जी ये वाला डिफरेंस हो सकता है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे जिन्होंने ये याद कर रखा था ये डिफरेंस होता है 1.89 का, ठीक है, नहीं तो ये तो एटलीस्ट याद करना ही पड़ता है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना बच्चों ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना -1.51, ये कितना बच्चों ये, तो ये सर होता है -0.85, आगे अपने को -0.54 ऐसे करके चल रहा होता है ये, ठीक। तो देखो बामर सीरीज का सबसे छोटा वाला जो अपने को एनर्जी डिफरेंस है वो गैप कितना है ये 3.4, और इसमें घटाएंगे तो सबसे छोटा वाला, इसके लिए जो डेल्टा ई का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वो भी कितना है बच्चों, वो 3.4 -1.51, तो ये अपने को 1.89 अपने को 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा वाला। अच्छा बामर सीरीज का सबसे बड़ा वाला जब इन्फिनिटी से यहाँ जंप लेगा, इन्फिनिटी का 0 और इसका -1.51, इसके लिए जो सबसे बड़ा वाला जो अपने को इसके लिए सबसे मैक्सिमम वाला जो आएगा वो भी कितना आएगा बच्चों, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा वो। इन्फिनिटी से यहाँ पे जो जंप करके आएगा तो वो भी 1.51। तो इसका सबसे छोटा भी जो है अपने को बामर का सबसे छोटा एनर्जेटिक फोटॉन्स वो इसके सबसे बड़े वाले से अपने को बड़ा है। इसका सबसे बड़ा वैल्यू ये, बट उसका छोटा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर ही रह रहा है, ये नीचे से यहाँ तक और ये दूसरा वाला यहाँ से ऊपर, इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। ये बात अपने को यहाँ एनर्जी से सीधा सीधा बच्चों दिख रहा था आपको, राइट। तो ये वाला ऑप्शन जो हो गया गलत हो गया। ऑप्शन सी बच्चों जेई ने इसको आंसर दिया है, बट ये ऑप्शन मैच नहीं करता है, ऑप्शन सी अपने को गलत है। आई थिंक इसको बाद में जेई करेक्शन करेंगे, आप लोग क्लेम कर सकते हो ऑप्शन सी पे। चलो ऑप्शन सी कैसे देख लेते हैं हम लोग, और उसके पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं। वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, जैसे ये समझे वैसे वहां देख सकते हो आप। लाइमन सीरीज के लिए सबसे छोटी एनर्जी डिफरेंस ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बामर सीरीज के लिए सबसे बड़ी वाली भी क्या आएगी 3.4 अपने को। तो सबसे छोटी वाली के भी बराबर अपने को उसका सबसे बड़ा वाला लाइन भी नहीं है, तो दोनों ओवरलैप नहीं करेगा, ये बात तो क्लियर था। चलो ऑप्शन सी जिसको जेई ने आंसर दिया है बट वो आंसर मैच नहीं करता है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन सी पे आते हैं। देखो क्या बोला, दी वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय इतना वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड एम इज इंटीजर। बच्चों क्या बोला ये लैम्डा नॉट बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो चलो लैम्डा नॉट उसके शॉर्टेस्ट वाला क्या आएगा अपने को, शॉर्टेस्ट करने का मतलब उसका मिनिमम अपने को किसके लिए, लाइमन के लिए अपने को। बच्चों लाइमन के लिए अपने को निकालते हैं हम लोग, चलो लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वाला, तो लाइमन सीरीज का लाइमन पाला वाला मिनिमम कब, जब इन्फिनिटी से यहाँ जंप होके आएगा, और ये रहा अपने को फॉर्मूला ये आपके लिए 1/λ के लिए। ये देखो क्या लिखेंगे, तो ये आर अपने को एन फाइनल कहाँ पे बच्चों, तो 1 पे अपने को -1/∞ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं थी, तो टर्म 0 हो गया, ठीक। यानी 1/λ मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया, ये आर आ गया। यानी यहाँ से आप लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जिसको इन्होंने लैम्डा नोट से नोट किया है वो आपके लिए कितना है भैया, ये तो 1/r है अपने को, राइट, इसको रखे रहिए। अब देखो आगे हम कोई भी अपने को लाइमन सीरीज का जो कोई भी लाइन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बच्चों, तो ये लिखूंगा r इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर, यही आता माइनस ये क्या आता है बच्चों 1 स्क्वायर अपने को 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू जहां इंटीजर है 2 3 4 5 कहीं से भी जंप होके वहां पे आ सकता है, राइट। ये देखो क्या बनता है, ये बनता r इंटू अपने को नीचे क्या बन जाता है एलसीएम n स्क्वायर बनता, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाता है n स्क्वायर -1 हो जाता है, ठीक। अच्छा देखो इसको इधर लेके आओ, देखो मुझे क्या लैम्डा फाइनल लिखनी है ना, लैम्डा लिखनी है, तो देखो लैम्डा इक्वल टू मैं लैम्डा को उधर ले जाता हूँ बाकी टर्म को इधर, तो क्या हो जाता है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू ये क्या n स्क्वायर -1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1/r वो क्या रहा लैम्डा नोट, ये क्या आ गया बच्चों लैम्डा नोट इंटू देखो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1, और इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, तो लैम्डा नोट, अब देखो इसको n स्क्वायर -1 और +1 ऐसे ब्रेक कर दो, n स्क्वायर -1 अपॉन ये क्या n स्क्वायर -1 ये चीज। तो यहाँ से बच्चों देखो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई लैम्डा नोट 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर -1, तो ये आएगा बच्चों ही, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 1 + 1 अपॉन m स्क्वायर लिख दिया, इनका या तो 1 छूट गया यहाँ का, m स्क्वायर -1 अगर ये कर देते सही मान लेता मैं, या तो इधर अपने को इनका 1 छूट गया है, ये चीज फाइनली मैं ऊपर इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फाइनली ये चीज बन रहा है यहाँ से अपने को दिख रहा है, ठीक है। लैम्डा नोट इंटू 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर -1, जहाँ पे n इंटीजर है,
तो यहाँ पे उन्होंने एम स्क्वायर लिखा है, अगर ये एम स्क्वायर माइनस 1 कर देता तब तो वो ठीक था उनका, बट इधर अपने को उन्होंने यहाँ पे 1 छोड़ दिया, या अपने को आंसर की में उसको ड्रॉप करना पड़ेगा उनको, राइट। तो ऑप्शन सी अपने को मैच नहीं कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ऑफकोर्स जेई लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ऑफकोर्स ये थोड़ा सा लैंग्वेज काफी बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो बच्चों को अपने को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज लिखा रहता है बच्चों, तो बच्चों के मन में लगता है चलो बड़ा क्वेश्चन है आगे बढ़ जाते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलर बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग साथ में। A long straight wire carries a current I equal to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. बच्चों ये अपने को इसका बस इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने को, ये डायग्राम जो बना हुआ है 2 एम्पियर जहाँ करंट रहा, बाकी इसी को बस इन्होंने बता रहा है अपने को, और कुछ नहीं इसमें अपने को। आप अगर सही से देखोगे तो यही बात इन्होंने बताया है अपने को। अब देखो क्या बोला, द एंड्स ऑफ सेमी सर्कुलर रॉड आर एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। At time t equal to 0, rod starts moving on the rails with speed 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये वाला चीज जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर दिया, तो देखो बच्चों इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी ये जहां पे है ये वाला कर्व एरिया और ये वाला एरिया, तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव करेगा तो ये 3 सेकेंड 1 सेकेंड के बाद कहाँ इतना आ जाएगा, तो कितना एरिया एक्स्ट्रा कवर अपने को इसमें आ जाएगा। तो ये वाला जो अपने को 3 मीटर डिस्टेंस सोचो ये अपने को बेसिकली आगे बढ़ के आ जाएगा। 3 मीटर डिस्टेंस जो है बच्चों ये अगर यहाँ पे चला आया तो बेसिकली कितना 3 मीटर अपने को 1 सेकेंड में कितना 3 मीटर अपने को ऊपर आ गया, 1 सेकेंड में 3 मीटर ऊपर। तो फ्लक्स जो अपने को चेंज अपने को बच्चों ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वो कितना होता है, वो होता है d∅dt। 1 सेकेंड में कितने का फ्लक्स का चेंज हुआ, 1 सेकेंड में इस लूप में कितने का फ्लक्स का चेंज हुआ। 1 सेकेंड में सर ये 3 मीटर बेसिकली यहां से यहां तक ये वाला चेंज हो रहा है, तो देखो इसको सिंपल आप यहां कन्वर्ट कर सकते हो। 1 सेकेंड में जो है बस ये 3 मीटर डिस्टेंस जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने को ये 3 मीटर, ये वाला डिस्टेंस क्या रहा 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना रहा बच्चों 4 सेंटीमीटर, इसमें करंट क्या रहा 2 एम्पियर। इतना फ्लक्स जो है बच्चों 1 सेकेंड में एक्स्ट्रा आने जा रहा है अपने को, इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इसमें इतना एक्स्ट्रा फ्लक्स, तो बस यही है d∅dt। इसको निकाल लेना, इससे फ्लक्स वही आंसर आएगा, वही अपने को उससे मिल जाएगा बहुत कुछ। देखो कैसे निकालोगे इसमें फ्लक्स, तो इसमें फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और यहाँ आके dx अपने को काटेंगे, x पे आके dx थिकनेस हम लोगों ने ये कंसीडर किया, इससे फ्लक्स लिखूंगा, इससे कितना फ्लक्स आएगा इस करंट I की वजह से, चलो अभी I लिखते हैं बाद में रख दूंगा नंबर। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2πx, कोई इशू नहीं। इससे कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो उससे देखो फ्लक्स अपने को अगर छोटा सा मैं लिखूं d∅ से क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा, देखिए ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना μ0I डिवाइडेड बाई 2πx, μ0I डिवाइडेड बाई 2πx इंटू इसका एरिया, एरिया कितना हो तो ये हाइट 3 मीटर और ये अपने को इंटू dx, 3 इंटू dx, यानी इसकी जो भी एक्चुअली वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी इंटू dx, जो कि अभी 3 रख ही दो डायरेक्ट, 3 इंटू dx ये चीज, ये इसके लिए अपने को d∅dt की वैल्यू अपने को इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को मुझे कंप्लीट मिल जाएगा। कहां से कहां इंटीग्रेशन बच्चों, x की वैल्यू कहां से कहां 1 से लेके 4 तक, तो ये आपके लिए ना d∅dt अपने को 1 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ वो ही मिल जाएगा, यहाँ से 1 सेकंड में कितना फ्लक्स का चेंज हुआ वो मिल जाएगा आपको। 1 सेकंड में इतने का ही फ्लक्स एक्स्ट्रा हुआ था, तो वही चीज मैंने लिखा है, चलिए इससे फ्लक्स लिख दिया तो वो पर सेकंड चेंज इन फ्लक्स रहा है ये, या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I डिवाइडेड बाई 2πx, इसकी अपने को लेंथ 3 मीटर, विड्थ भी dx, 3 इंटू dx ये बन गया। अब इसको देखो इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा ये आएगा μ0I और 3 μ0I डिवाइडेड बाई 2π, और ये इसका क्या हो जाएगा ln(x), लिमिट रखोगे क्या बच्चों, तो लिमिट रखेंगे सर ये 1 से लेके 4 तक, तो आ जाएगा 4/1 अपने को, तो ln4 आ गया, ln4। अभी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से E इंड्यूस्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, देखो ये 3 टाइम्स μ0/4π, देखो एक मिनट करते हैं, μ0/4π कर दे रहा हूँ, ऊपर ये 2I लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हूँ 2 से नीचे 2 से ऊपर, और ln4 की जगह क्या लिख दूं तो 2ln2 लिख देता हूँ, ln4 को। इतना बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या 3 इंटू 10⁻⁷, 2I की वैल्यू भी खुद 2, और यहाँ पे क्या 2ln2, तो 2 इंटू इन्होंने बोला है ln2 का वैल्यू है ऑल्दो 0.693 होता है, 0.7 इन्होंने बोला लेने के लिए, आप इसको कंसिडर कर लो और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कितना आएगा, तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 8,
24 और 168 अपने को, यानी 16.8 अपने को इंटू 10 पावर माइनस 7 इतना वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.68 इंटू 10 पावर माइनस 7 वोल्ट। तो देखो बोला मैक्सिमम करंट कितना आएगा बच्चों, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू बताइए जरा सा। देखो मैक्सिमम आई मैक्सिमम करंट क्या, जब शुरुआती दौर में अपने को जब स्टार्टिंग में इतना ईएमएफ आएगा तो ये वाला क्या ईएमएफ, तो इसमें जो कांस्टेंट अपने को जनरेट होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, हर सेकंड इतने का ही फ्लक्स चेंज आएगा, उस टाइम इसमें जो करंट आएगा मैक्सिमम आएगा 1.68 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 10 पावर माइनस 6 हो चुका है, माइनस 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इसका कितना बच्चों, तो देखो रेजिस्टेंस 1.4 था, तो रेजिस्टेंस 1.4, तो ये चीज ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर ये। और उस पे चार्ज मैक्सिमम बोला है बाद में आपको, मैक्सिमम चार्ज वो कितना आएगा बच्चों, तो Q इक्वल टू आई सी ई अपने को कंप्लीट जब इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी के क्रॉस आ जाएगा उस टाइम। C की वैल्यू कितनी बच्चों हो, तो 5 माइक्रोफैराड था, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 रहा ये, और ये अपने को कितना बच्चों, ये रहा 1.68 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। तो जिसको कैलकुलेट करने से ये आपको मिल जाएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। तो 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम। तो ऑप्शन कौन सा बच्चों, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो था ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं हम लोग।